हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं द राजस्थान स्टाम्प एक्ट। इससे पहले वीडियो में हम चैप्टर 6 तक कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर 7 करेंगे, क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर, इस एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 73 73 बात करता है पेनल्टी फॉर एग्जीक्यूटिंग एक्सेट्रा इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ड्यूली स्टाम्प्ड नहीं है उनको यूज़ करना, बनाना, ड्राइंग, साइन करना, इशू करना या यूज़ करना, एंडोर्स या ट्रांसफ़र करने पर पेनल्टी क्या लगेगी। तो इसके लिए है ऐसे व्यक्ति पर फाइन लगाया जाएगा और 5000 तक का जुर्माना। जो ड्यूली स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट स्टाम्प ड्यूली स्टाम्प्ड नहीं है उसको यूज़ करना, उसके लिए सेक्शन 73 अप्लाई होगा। सेक्शन 74 बात करते हैं पेनल्टी फॉर फेलियर टू कैंसिल अधेसिव स्टाम्प, यानी चिपकाने वाले स्टाम्प को रद्द करने के लिए शास्ति। यानी जो अधेसिव स्टाम्प हमने पढ़ा था सेक्शन 12 में, अधेसिव स्टाम्प को अगर यूज़ करना है यानी जो चिपकाने वाले अगर यूज़ करते हैं तो उसको कैंसिल करना ज़रूरी है ताकि उसे फिर से यूज़ ना किया जा सके। लेकिन अगर फिर कोई व्यक्ति ऐसा करने में फेल हो जाता है तो उस पर 1000 का जुर्माना लगेगा। तो 73 में था 5000 का और 74 में है 1000 का। सेक्शन 75 पेनल्टी फॉर ओमिशन टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30। सेक्शन 30 से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनका अगर ओमिशन करता है तो यानी गवर्नमेंट को डिफीट करने का या डिफ्रॉड करने के लिए, जैसे सेक्शन 30 मतलब जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, इन सबको पे ड्यूली स्टाम्प नहीं करता है और या साइन करता है या एंडोर्स करता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर वो सही से नोट ड्यूली स्टाम्प नहीं करता, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो जिन पे स्टाम्प लगना चाहिए लेकिन नहीं लगाता, या फिर ऐसा कोई काम करता है जिससे कि सरकार को कम ड्यूटी की आय मिले, सरकार का लॉस हो, तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। वो मैक्सिमम हो सकेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया डायरेक्ट, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर है या 20,000 फाइन, ये पनिशमेंट है। तो 3 पनिशमेंट हमने अब तक पढ़ लिए। 73 में 5000 था और 74 में 1000 तक और यहाँ 20,000 तक। सेक्शन 76 है रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ डेफिसिट स्टाम्प, यानी स्टाम्प शुल्क की कम रकम की वसूली। इसमें कोई डायरेक्ट पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, सिर्फ रिकवरी है कि जिस स्टाम्प ड्यूटी से कम ड्यूटी पे कर दी है और कमी का पता चला, जैसे कि या तो हो सकता है कि इंस्पेक्ट नहीं किया गया ढंग से, या डॉक्यूमेंट ही गलत था, या फिर कोई बकाया राशि रह गई, तो अब कलेक्टर के पास में ये पावर है कि वो उस डॉक्यूमेंट को सीज कर लेगा, अटैच कर लेगा, उसको सीज कर लेगा और ऑर्डर देगा और उसको वसूला जाएगा, जैसे कि रेवेन्यू वसूला जाता है। वसूलने के बाद उस पर एक प्रस्तांकन एंडोर्समेंट दिया जाएगा कि स्टाम्प ड्यूटी लग गई है। तो इस तरीके से इसमें डायरेक्ट पेनल्टी नहीं है, रिकवरी का प्रोविजन है 76। सेक्शन 77 है रसीद देने से मना करना, रिसिप्ट देने से मना करना, जैसे रसीद नहीं देना मांग करने पर भी, या 500 से अधिक की राशि के लिए बिना स्टाम्प वाली रसीद देना, एक ही भुगतान को टुकड़ों में बांटना। तो अगर ऐसा कोई ओमिशन या एक्ट किया जाता है तो उसके लिए 1000 का फाइन लगाया जाएगा। 78 बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है, हमने पढ़ा था लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो 2000 इसमें पेनल्टी लगेगी। और 79 है बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, अगर कोई भी एक्ट ओमिशन किया जाता है तो उसके लिए 1000 है। तो इनको बेयर एक्ट में बहुत लेंदी सेक्शंस दे रखी है, पर इसको समराइज़ किया है थोड़ा सा। तो रसीद नहीं देने पे 1000, बीमा पॉलिसी का उल्लंघन करने पे 2000 और बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है तो 1000। तो इस तरीके से हम 77, 78 और 79 कवर करते हैं। सेक्शन 80 है रेवेन्यू को धोखा देने से संबंधित अगर कोई अपराध करता है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर सरकार को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट को गलत फ्यूचर डेट के साथ में बनाता है, या जानबूझकर पोस्ट डेटेड दस्तावेजों को एक्सेप्ट करता है, एंडोर्स करता है या ट्रांसफ़र करता है, या उनके लिए पेमेंट करता है, जिससे कि सरकार को स्टाम्प ड्यूटी कम देनी पड़े और आय को नुकसान हो, तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट होगा 5000 रुपये मैक्सिमम। फिर यहाँ सेक्शन है 81 सेक्शन 80 का ही फर्दरेंस है। अगर जो कोई भी 80 का वोलेंस करेगा, अगर पहली बार करेगा
तो 500। दूसरी बार अगर सेम ऑफेंस रिपीट करे तो 1000 तक हो सकेगा, लेकिन कम से कम 200 रुपये का जुर्माना तो देना ही होगा। और तीसरी बार करे तो अधिकतम 2 साल की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। तो ये रिपीटेड ऑफेंस वाली सेक्शन है 81, इसीलिए फर्स्ट में 500, सेकेंड में 1000, थर्ड में है 2000 प्लस 2 ईयर की जेल। सेक्शन 82 उनके लिए, वेंडर के लिए, यानी जो विक्रेता है उनके लिए ये सेक्शन है। मान लीजिए कोई अथराइज स्टाम्प वेंडर है, वो अगर नियमों का उल्लंघन करता है जो सेक्शन 86 में दे रखे हैं, या फिर कोई अनअथराइज्ड पर्सन सेल करता है स्टाम्प को, तो तब अगर ऐसा होता है तो उसे 6 महीने तक का कम से कम कारावास दिया जाएगा, या 5000 रुपये तक, या दोनों ये दिया जा सकता है। 6 मंथ या 5000 या दोनों से पनिश किया जाएगा। और जो वेंडर है जिसको अपॉइंट किया था, ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिएशन है कितना पनिशमेंट दे, लेकिन जो अनऑथराइज्ड पर्सन अगर सेल करता है तो उसके लिए 6 मंथ और 5000 फाइन और बोथ। सेक्शन 83 बात करता है अभियोजन का संचालन और संस्थित किया जाना। तो इस एक्ट में जो भी ऑफेंस हुआ है, तो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई भी प्रोसीजर अप्लाई होगा तो वो कलेक्टर या फिर अथराइज्ड जो भी ऑफिसर है उसकी प्रायर कंसेंट के बिना इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। कलेक्टर को ये पावर है कि वो अभियोजन को बीच में रोकने की कार्यवाही कर सकता है, या अपराधों का समन भी इसमें किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत कंपाउंड किया जा सकता है, और जब कंपाउंड किया जाता है तब जो राशि वसूलनी होगी वो अंडर सेक्शन 56 में वसूली जाएगी। ये है सेक्शन 83। 84 सेक्शन 84 प्लेस ऑफ ट्रायल। तो कौन सा स्थान होगा? वहाँ होगा जहाँ वो इंस्ट्रूमेंट मिला है, यानी जहाँ वो मिला है, भले ही वो लिखा कहीं भी गया हो, एग्जीक्यूट कहीं भी किया गया हो, लेकिन जहाँ वो मिला है वहाँ, या फिर सीआरपीसी में जहाँ दे रखा है। यानी इस पे प्रोविजन किसके, ट्रायल को लेकर जो प्रोविजन है वो कहाँ हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सीआरपीसी के प्रोविजन लागू हो जाएंगे, क्योंकि इस सेक्शन में इसमें वो भी पनिशमेंट भी दे रखे हैं, इम्प्रिजनमेंट के पनिशमेंट भी दे रखे हैं, इसलिए प्रोविजन इसमें सीआरपीसी के ही अप्लाई होंगे या बीएनएसएस के। तो ये चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 8 में, सप्लीमेंटल प्रोविजंस यानी अनुपूरक उपबंध। सेक्शन 85 है बुक्स यानी पुस्तकें आदि का निरीक्षण करने के लिए खुली रहेगी। इस सेक्शन का पर्पज़ ये है कि ये गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्ट कर सकती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं स्टाम्प ड्यूटी की चोरी तो नहीं हो रही है, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो ये अथॉरिटी किस किस के पास में है? अथॉरिटी फॉर इंस्पेक्शन। देखते हैं पहले क्लोज में यही बात हो रखी है। तो इसमें कलेक्टर, बेयर एक्ट में कलेक्टर नाम नहीं दे रखा है, हालांकि कलेक्टर के लिए अलग से सेक्शन हमने पढ़ी थी, उसमें कलेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, लेकिन सेक्शन 85 में कलेक्टर नहीं है। इसमें दे रखा है एक तो पब्लिक ऑफिसर की भी कस्टडी में ऐसे रजिस्टर बुक्स या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर कलेक्टर ने जिसको अथराइज्ड किया है वो पर्सन। ये दो पर्सन जो है इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और इनका पर्पज़ क्या है? सिक्योर एनी ड्यूटी पेबल, ये पता कर सकेगी कि स्टाम्प ड्यूटी पे कर दी गई है या नहीं पे करी, या फिर कोई भी किसी भी फ्रॉड को या किसी ओमिशन को डिस्कवर करना, ये इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है इस सेक्शन का। पावर क्या है? जो भी, चाहे वो पब्लिक ऑफिसर हो या अथराइज्ड पर्सन हो, वो उस डॉक्यूमेंट को अगर फ्रॉड या ऐसा कुछ पाता है तो उसे सीज कर सकता है, और सीज करने के पास में कलेक्टर को भेजेगा। ये 10 डेज़ का भी इसमें नहीं दे रखा है। तो इसमें दो सेक्शन 86 रूल बनाने की पावर की बात करता है। रूल बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। स्टेट गवर्नमेंट स्टाम्प के सप्लाई और सेल से रिलेटेड रूल्स बना सकता है, अथराइज्ड वेंडर से रिलेटेड भी रूल्स बना सकता है, और क्या ड्यूटीज़ होना चाहिए और क्या रेमुनरेशन होना चाहिए, पारिश्रमिक होना चाहिए, इनसे रिलेटेड बना सकता है। लेकिन अगर कोई स्टाम्प ऐसा है जो 10 पैसे का है या 5 पैसे का, अधेसिव स्टाम्प है यानी जो चिपकाने वाला है, कितने का? 10 पैसे का और 5 पैसे का अगर अधेसिव स्टाम्प है, तो उसके ऊपर कोई रूल बनाने की आवश्यकता नहीं है, और इस तरह के स्टाम्पों के विक्रय को ये सेक्शन रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करता है। अब है सेक्शन 87 ये जनरल रूल बनाने की पावर है। 86 में जो हमने पढ़ा था वो था स्टाम्प के सेल से रिलेटेड रूल बनाने की पावर थी, और जबकि 87 में है जनरल जो रूल बनाने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, और जो कोई भी वायलेशन करेगा तो 5000 के पेनल्टी से उसको
पनिश किया जाएगा। इसमें एक पॉइंट और है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती है तो उसे 14 डेज़ के लिए, कम से कम 14 डेज़ के लिए उसे विधानमंडल में रखना पड़ेगा। ये 14 डेज़ का टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा। जैसे धन विधेयक को 14 दिन के लिए लोकसभा में रखा जाता है, वैसे ही स्टाम्प्स एक्ट से रिलेटेड रूल बनाने के लिए 14 दिन के लिए विधानमंडल में रखा जाएगा। ये याद रखना है हमें। 88 में है सेविंग क्लोज फीस के बारे में। तो ये सेक्शन बताता है कि जो कोर्ट फीस है, राजस्थान कोर्ट फीस और स्टाम्प फीस दोनों अलग अलग है। कोर्ट फीस दे दी है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टाम्प नहीं देना, या स्टाम्प फीस दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट फीस नहीं देना। दोनों अलग अलग चीज़ें। ये सेक्शन 88 बात करता है। अब सेक्शन 89 के बारे में सेविंग क्लोज। तो जो पहले जो 4 आने वगैरह चलते थे, 4 आने और इसको मल्टीप्लाई करने वाला जितनी भी सेक्शंस है, सॉरी जितने भी नंबर है उनको 25 पैसा माना जाएगा। ये सेक्शन बात करता है 89। तो जो इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 है ये पूरे राजस्थान में, ये भी पूरे राजस्थान पे अप्लाई होगा। ये जो लिस्ट दे रखी है एंटी नंबर 91, 92, 93, इससे रिलेटेड ये पूरे राजस्थान में अप्लाई होगा। सेक्शन 91 रिपील एंड सेविंग्स, यानी इससे पहले जो राजस्थान का एक्ट था रिपील, इंडियन स्टाम्प एक्ट रिपील हो जाता है और उसकी जगह पे राजस्थान स्टाम्प एक्ट होगा। ठीक है, पहले वाला निरसित कर दिया और अब नया लग गया। लेकिन जो अगर ऐसे कोई एग्जिस्टिंग अधिकार, अगर पहले से कोई है, राइट है, टाइटल, ऑब्लिगेशन या लीगल प्रोसीडिंग है, वो यथावत बनी रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी निरसन की वजह से, रिपील की वजह से। पहले के इस एक्ट से यानी 1998 के एक्ट से पहले के अगर कोई भी अधिकार, टाइटल, ऑब्लिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग है तो वो नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल में दे रखा है एक तरफ तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और दूसरी तरफ दे रखा है प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी क्या लगनी चाहिए। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से डिवाइड किया है। जैसे 10 रुपीज़ की स्टाम्प ड्यूटी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में लगती है, 50 रुपीज़ की किस में लगती है, 100, 500 की, 1000 की, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, कर दें। तो 10 रुपीज़ की स्टाम्प कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में लगती है। तो पहला एक्नॉलेजमेंट, यानी अभिस्वीकृति से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उन पे 10 रुपये का स्टाम्प लगेगा। दूसरा एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी करार या करार का ज्ञापन, तो इसके लिए है 10 रुपीज़। तीसरा है डिलीवरी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, यानी माल की बाबत परिधान आदेश। जब कोई भंडार गृह में कोई सामान पड़ा रहता है उसकी डिलीवरी के रिलेटेड है तो उसके लिए 10 रुपीज़ का लगेगा। फिर है नोट ऑफ प्रोटेस्ट बाय द मास्टर ऑफ शिप, यानी शिप से रिलेटेड जो है वो स्टाम्प 10 का है। हम एक देखेंगे कि शिप से रिलेटेड इसमें 3 आए हैं। एक तो ये एक दे रखा है प्रोटेस्ट बाय मास्टर ऑफ शिप, शिपिंग ऑर्डर, तो इनके लिए 10 रुपीज़ है। मैं ऐसे याद कर सकते हैं कि शिप से रिलेटेड जो भी था उसके लिए 10 रुपीज़ का स्टाम्प था। फिर है प्रोटेस्ट ऑफ बिल और नोट, बिल और नोट के लिए भी 10 रुपीज़। नोटेरियल जो एक्ट होते हैं, नोटरी से संबंधित जो भी काम होते हैं कोर्ट में, उसके लिए है 10 रुपीज़। वारंट फॉर गुड्स, गुड के लिए अगर कुछ भी वारंट है तो उसके लिए भी है 10 रुपीज़। मैं आपको इनका नंबर बता देती हूँ किस किस नंबर पे है ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला ये फर्स्ट पे है। एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट 5 नंबर पे दे रखा है। डिलीवरी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ये है 26 नंबर पे, और बाकी इसके साथ मैंने लिखे रखे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर 50 रुपीज़ के इम्पॉर्टेंट, जैसे एफिडेविट है 50 रुपीज़, स्टाम्प लगेगा। 4 नंबर पे ये दिया हुआ है। चार्टर पार्टी, जैसे भाड़े पर लेना, पोर्ट की लेने की सुविधा, ये 19 पे दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है डावोर्स के लिए, 50 रुपीज़ का लगता है। 27 नंबर पे दे रखा है। और ये है अप्रेंटिसशिप डीड, यानी जो इंटर्नशिप वगैरह होती है उनके लिए 40 रुपीज़ का है। ये 9 नंबर पे दे रखा है। और अडोप्शन डीड के लिए 1000, 100 रुपीज़ का स्टाम्प किन किन में लगेगा। तो 16 नंबर पे दे रखा है कैंसिलेशन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिलेशन करवाना है 100 रुपीज़ का स्टाम्प लगेगा। एमएल वेपन्स होते हैं उनको रीन्यूअल करवाने के लिए तो 1000 का है, और उनका लाइसेंस लेने के लिए 500 का है। ये 35A में दे रखा है। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अलग अलग उसमें दे रखा है। स्टार्टिंग इसमें 1000 की है, अलग अलग भी है 500, 1000 ऐसे करके। और लीज, सरेंडर ऑफ लीज, लीज का अभ्यर्पण, उसके लिए भी 100 है। और 500 में सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट अगर कोई आप पेश कर रहे हो तो उसके लिए 5000। एंट्री एज एन एडवोकेट, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी
500 और ML वेपन्स को लाइसेंस के लिए 500 और रीन्यू करवाना है तो 100। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी के मेमोरेंडम से रिलेटेड एसोसिएशन के लिए उसके लिए भी है 500। सो आज फाइनली स्टाम्प पैक पूरा कंप्लीट हो गया है शेड्यूल के साथ। हमने ईच एंड एवरी सेक्शन को इसमें कवर किया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बेयर एक्ट में जो JDA JLO के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।